हेलो एवरीवन, तो आज हम गैल्वेनिक सेल के बारे में रीड करेंगे। बेसिकली अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शंस किए होंगे तो आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रीड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस बनाते हैं, एज वेल एज केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो उसमें हमारे पास आज का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं कि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सेटअप को गैल्वेनिक सेल्स बोलते हैं। तो अभी मैं आपको गैल्वेनिक सेल ड्रॉ भी करूंगी और साथ साथ में हम उसका जो भी वर्किंग है, ऑपरेटर्स है, उसे डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो गैल्वेनिक सेल आपके लिए पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, here we took another beaker। ठीक है जी, हमारे पास दो बीकर्स हैं। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हो रहा होता है, दूसरी साइड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। तो एक बीकर में ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे बीकर में रिडक्शन हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा होगा। एक क्विक रिव्यू इसके बारे में दे देते हैं कि जो सोल्यूशन हमने बीकर में रखा है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एज सच, क्योंकि जैसे ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, दैट मींस इसमें जिंक 2 पॉजिटिव आयंस भी होंगे एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस भी होंगे, एंड वी हैव टेकन इट 1 मोलर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यहाँ पे सिमिलरली हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है और जो हम यहाँ पे सोल्यूशन लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसी मेटल का, जिस मेटल का हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड इस सोल्यूशन में हम डिप करेंगे। तो यहाँ पे हमने जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग इस जगह पे हम लोगों ने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है। ठीक है, अब हम दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक वायर की हेल्प से। ठीक है, वायर से दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, वोल्ट मीटर यूज होता है कि अगर इन दो बीकर्स में कहीं से भी करंट पास होएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस होएगी, तो उस करंट को मेजर करने के लिए अमीटर यूज होता है ना। तो अगर यहाँ पे करंट पास होएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और ये वोल्ट मीटर वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर हम लोगों ने लगाया हुआ है एंड ये एरो से हमें इस वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन पता लगेगा। ठीक है जी, तो एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है, इस सोल्यूशन में ऑक्सीडेशन हो रही है और इस बीकर में रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। कैसे हो रहा है, हमें पता है कि अगर हम जिंक एंड कॉपर को कंपेयर करें, एक साइड पे जिंक है एक साइड पे कॉपर है, अगर हम जिंक एंड कॉपर को कंपेयर करते हैं तो हमारा जिंक ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू कॉपर। इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बेसिस पे जिंक ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू कॉपर। या अगर एक जगह हमारे पास कॉपर है, एक जगह जिंक है और रिडॉक्स रिएक्शन होनी है, तो जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर विल गेट रिड्यूस्ड। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। जिंक हमारा ऑक्सीडाइज होएगा, दैट मींस इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेटस 0। तो जिंक इलेक्ट्रोड इन सॉलिड स्टेट गेट्स कन्वर्टेड टू जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है जो जिंक की नॉर्मल ऑक्सीडेशन होती है। इस साइड पे कॉपर कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन शो कर रहा है। दैट मींस जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर इन 0 सॉलिड स्टेट। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन एलिमेंटल स्टेट। जो कोई मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, उसकी एलिमेंटल फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 रहेगी। तो यहाँ पे जिंक इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू जिंक 2 पॉजिटिव, और क्योंकि ये जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इस सोल्यूशन में जाएगा। आयंस हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ही होते हैं, मेटल्स में नहीं होते। तो ये एक्वस सोल्यूशन में जाएगा हियर। मतलब इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन के बाद, यहाँ से जो ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, कटायंस बन रहे हैं। यहाँ से जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे धीरे जैसे ही हमारे जिंक के एटम्स जो है जिंक 2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होंगे, ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसका मास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जो जिंक
बन के इस सोल्यूशन में एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, खुरजेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो कॉपर 0 सॉलिड स्टेट ये ऐसे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सिंपल कॉपर इन द सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो रहा है, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। Isn't it? अच्छा जी, अब जो ये जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पे बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच जिंक एटम, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आफ्टर द ऑक्सीडेशन निकल रहे हैं, ये कहाँ पे जा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस इलेक्ट्रोड पे ही रहेंगे। और क्योंकि जब ये जिंक 2 पॉजिटिव बने जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पाइल अप हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं तो उनमें ऑब्वियसली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। आपने कोलम्बिक फोर्सेस रीड की हुई है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाइल अप हो रहे हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इन्हें जाने के लिए स्पेस चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नहीं जा सकते। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सिर्फ आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण नहीं रह सकते। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं? जिंक की ऑक्सीडेशन से आ रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे और इस इलेक्ट्रोड पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्रिएट हो जाएंगे। ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पे भी जाने का स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ से ट्रैवल करके कॉपर वाली साइड पे जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करेंगे, ठीक है जी। और क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एज कैथोड बिहेव करेगा, ठीक है। सॉरी राइट, ठीक है। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग उस साइड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पे कम हो गए। यहाँ पे कॉपर की लेयर डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो जो कॉपर है वो इस इलेक्ट्रोड पे आके चिपक रहा है। इजंट इट? चलो, तो यहाँ पे आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अच्छा अब ये जो सर्किट है ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन किया। हमारे पास ये 2 सॉल्यूशंस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो इन 2 सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक और चीज हम लोग यूज करते हैं विच वी कॉल सॉल्ट ब्रिज। बिफोर गोइंग टू सॉल्ट ब्रिज, कैन आई राइट द 2 इक्वेशंस? जिंक is getting converted to zinc 2 positive plus 2 electron, and here oxidation is taking place. Copper 2 positives in the solution which are present in the solution, those are getting converted to copper, getting deposited on this electrode by gaining 2 electrons, ठीक है जी, and hereby reduction is taking place. ओके, अब हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करें। यहाँ पे हमने एक ऐसा ही इन्वर्टेड यू शेप्ड ब्रिज यहाँ पे रखा है। ब्रिज का क्या मतलब होता है? जो 2 चीजों को 2 पोजीशंस को कनेक्ट करे, ठीक है जी। तो इन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? आप कभी भी KCl, KNO3 ऐसा कोई भी सोल्यूशन अगर सोल्यूशन को एज लिक्विड फॉर्म में रखना है तो डायरेक्टली इस ट्यूब में फिल करोगे, वो सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। और इधर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि जैसे आपने इस सोल्यूशन को अगर सोल्यूशन या जेलेटिन में डाल के सॉलिडिफाई करके अगर ऐसे यूज सॉलिडिफाई करके अगर इस ट्यूब में भर के यूज करें तब आप वैसे भी यूज कर सकते हो। दोनों फॉर्म्स में इसको लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट में यूज हो सकता है। तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको हम लोग इस यू शेप्ड ट्यूब में फिल
करके इन दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के दो वर्किंग प्रोसेसेस होते हैं, सॉल्ट ब्रिज के दो काम होते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज का फर्स्ट फंक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करना, मेंटेन करना। इसका सेकंड फंक्शन होता है दोनों हाफ सेल्स को, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज है। ठीक है जी, तो सॉल्ट ब्रिज के दो काम है, एक तो सर्किट को कंप्लीट करना, जो हम देख रहे हैं कि इन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जोड़ना है, सॉल्ट ब्रिज का काम है। सेकंड जो इसका काम होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करना होता है। केमिस्ट्री में हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना या मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। अब वो कैसे मेंटेन कर रहा है, फर्स्ट फंक्शन तो इसका क्लियर है, टू कनेक्ट द टू हाफ सेल्स। सेकंड जो इसका फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, दैट इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। वो कैसे करता है, अब यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सल्फेट आयंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जिंक 2 पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये भी जिंक 2 पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव सारे कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कम हो रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, यहाँ पे सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ रही है, यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद, ज्यादा यूज होने के बाद में ये एक्सप्लोड हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, एक एक्सट्रीमली नेगेटिव है, तो एक्सप्लोड हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं। सपोज हमने KCl को एज अ सॉल्ट ब्रिज यूज किया है, तो उसमें कौन से आयंस होंगे, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सपोज यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव, कुछ टाइम के बाद में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर नेगेटिव आयंस यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव आयंस यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। और इस तरीके से हम दोनों बीकर्स में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को इक्वल कर सकते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है जी, तो ये था हमारा सारा गैल्वेनिक सेल। इसके बाद में इसके हमारे पास 3 केसेस होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम 3 केसेस करेंगे। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से इधर तक ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, हमने अभी किया कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक, यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि अगर हम साथ में कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, हमारे इस सर्किट के साथ में एक एक्सटर्नल बैटरी जिसका ईएमएफ है E एक्सटर्नल, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। ठीक है, तो अब हमारे इस सर्किट का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी तरह डिपेंड करता है हमारे एक्सटर्नल सर्किट पर। तो हम लोग यहाँ पे 3 केसेस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट केस है कि अगर हमारे एक्सटर्नल सेल का ईएमएफ कम होता है एज कम्पेयर टू ये इंटरनल वाले सेल का ईएमएफ, उस केस में क्या होगा, अगर हमारे इनर सेल का ईएमएफ ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा इनर सेल डोमिनेट करेगा। अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जैसे था फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू दिस सॉल्यूशन वैसे ही रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और हमारी डिफ्लेक्शन इसी तरह पे राइट टुवर्ड्स राइट ही शो होगी, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस होंगी। अब सेकंड केस करें कि जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल बैटरी है, उसका ईएमएफ इंटरनल बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ही है। उस केस में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। क्यों डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अगर आप इस बैटरी को देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इस पॉजिटिव टर्मिनल से और इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इस नेगेटिव टर्मिनल से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल होने स्टार्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब रिपल्जन होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वही यहाँ पे आके रिपेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वो आगे आएंगे रिपेल होके पीछे, जितना वो आगे आएंगे उतना ही फोर्स से, उतना ही ईएमएफ से वो रिपेल होके पीछे चले जाएंगे। तो ऑन अ होल हमारे पास कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा और यहाँ पे हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो 0 शो होगी। थर्ड केस है
इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, बट अगर हम आउटर सर्किट की बात करें तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होने चाहिए, राइट। तो अब अगर एक्सटर्नल सर्किट का ईएमएफ ज्यादा है तो वो डोमिनेट करेगा, ठीक है, और अगर वो डोमिनेट कर रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे जाने के बजाय इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, और हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 केसेस थे। तो इन केसेस पे बेस्ड जो हमारा जो सेकंड केस है, दिस सेल इज नोन एज रिवर्सिबल सेल, ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी टाइप का करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, ना नेगेटिव डिफ्लेक्शन है ना पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तो इस सेल को हम लोग ज़्यादा रीड नहीं करते, हम इन 2 सेल्स को ज़्यादा रीड करते हैं, इन 2 केसेस को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो